हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट प्रयास में, जहां पर मैं लेकर के आया हूं सर का सपना अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको के तहत SBTS 14 जो आज हुआ है, आज का टेस्ट के सोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से यहां पर हम शुरू करेंगे। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ of radius 25 centimeter in a magnetic field of 9 multiply 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी क्या होगी। यहां पर क्वेश्चन में बच्चा काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इंटर कराते हैं वे स्पीड से, तब वो सर्कुलर मोशन गेन करता है, और उस सर्कुलर मोशन की जो रेडियस होती है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर mv बाई क्यू बी। ठीक, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्यू बी आर अपॉन एम, ये वेलोसिटी होती है। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो बच्चा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो चलिए बस वैल्यू पुट कर देते हैं। वेलोसिटी यहां पर अगर रख दें क्यू बी आर अपॉन स्मॉल एम, उसका हो गया स्क्वायर। तो देखिए एक m से एक m कैंसिल, ऊपर आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब क्यू चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 उसका स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दी गई है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 इसका स्क्वायर, और रेडियस आपको दी गई 25 सेंटीमीटर है, तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 होता है। अब ये गुणा भाग आप लोग प्लीज जरूर कर लीजिएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जूल आएगी। तो कौन सा पार्ट इसका सही होगा, बोले बेटे थर्ड ऑप्शन सही होगा। बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें आप मैथमेटिकल इक्वेशन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन था देखिए, आर बराबर एमवी बाई क्यू बी, एनसीईआरटी के इस सेक्शन से दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, और काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला आप जानते ही है, हाफ एमवी स्क्वायर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ चार्ज क्यू मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर विथ वेलोसिटी यू, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट एट द सेंटर विल बी क्या होगा। देखिए भैया, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, रिवॉल्व हो रहा हो, तो फिर v वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है, मान लीजिए उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो करंट भी जनरेट करेगा। इस करंट की जो वैल्यू होती है, बड़ा सिंपल सी बात है, Q अपॉन कैपिटल T, और कैपिटल T क्या होता है 2 पाई आर बाई वी, देन I का जो फार्मूला हो गया वो QV अपॉन 2 पाई आर हो गया। क्या हो गया, 2 पाई आर। देखिए ये करंट का फार्मूला हो गया। अब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है कि इस करंट की वजह से सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये क्वेश्चन अब हमारा क्या होगा कि एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, जिसकी रेडियस आर है, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2 आर होता है। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं किसकी, आई की, अब आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ से बी बराबर जो आने वाला है मी नॉट क्यू वी अपॉन 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वेलोसिटी यू है बेसिकली, तो वी की जगह यू भी लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट की यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट में ये फार्मूला लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू u अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहे तो ये फार्मूला एक पर्टिकुलर केस के लिए भी याद कर सकते हैं, तो आपका समय जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखिए एनसीईआरटी के इस पेज में लिखा हुआ है, किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए। बस इसमें आई निकालने की जो टेक्निक है वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं, उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन और है, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज द करंट आई at the instant when a charge plus q at point p has velocity v as shown in the figure, the magnetic force on the charge क्या होगा। देखिए यहाँ पर करंट से रिलेटेड
और मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड चीजें पूछी गई है कि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पहले आप इस विथ को समझिए कि अगर ये करंट आई फ्लो हो रहा है तो इससे इतनी दूरी पर जो फील्ड आएगी, तो फील्ड जो है वो राइट हैंड पाम रूल से हम लोग निकाल लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल में क्या करना होता है बेटा, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, पाम को वहां रखते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, जैसे पी पर। तो जो पाम होता है, देखिए मैं फिर सुनिएगा, थंब को करंट की डायरेक्शन रखेंगे, फिंगर को वहां रखेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है। तो जो पाम है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरा पाम जो है बेटा वो अंदर की तरफ है, तो पी पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इनसाइड होगी। ठीक, अब इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज जो है वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस क्यू चार्ज पर लगने वाले फोर्स की अगर हम चर्चा करें तो उसको भी राइट हैंड पाम रूल से ही पता करेंगे। इसमें तरीका क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। फिंगर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की तरफ रखी। थंब को रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इधर है, देखिए हमने थंब को ऐसे रखा हुआ है। और पाम आपका कहां जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ओ वाई यहां पर बना हुआ है, तो डायरेक्शन अलोंग ओ वाई हो जाएगा। तो अलोंग ओ वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, थर्ड पार्ट अलोंग ओ वाई। इजी क्वेश्चन था। दो रूल्स लगे हैं यहां पर, राइट हैंड पाम रूल, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, फिर अगेन राइट हैंड पाम रूल निकाला, फोर्स के लिए निकाली। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए F बराबर क्यू वी बी का जो फंडा है, देखिए यहां पर आपको एनसीईआरटी के इस सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू कंसेंट्रिक कॉइल है, ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। द करंट 5 एम्पियर एंड 12 एम्पियर आर फ्लोइंग ईच कॉइल रिस्पेक्टिवली। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ द कॉइल, यहां पर क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे। यहां पर दो कॉइल ली गई बेटा, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और उनके जो सेंटर है वो आपस में मैच कर रहे होंगे, ये लिखा होगा। राइट एंगल टू ईच अदर है। ठीक है, तो देखिए एक सर्किल ऐसे ले लिया, एक सर्किल ऐसे ले लिया। देखिए दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो सेंटर है वो एक ही जगह है। ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट ऐसे बह रही है, ठीक, कुछ इस तरीके से, ऐसे, या ऊपर करके बना देता हूं मैं, ऐसे बह रही है, यूं इस तरीके से ऐसे बह रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस वाले की। मान लीजिए यहाँ पर जो करंट है I1 है, और इस I1 की जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 5 एम्पियर है। ठीक है, और इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से ये फील्ड आएगी। ठीक, देखिए ये देखिए फील्ड आ गई। ठीक है, दैट इज कॉल्ड B1 ऑफ दैट। ओके, देख लेंगे बाद में कितना है। और मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, देखिए ध्यान से, ऐसे मान लीजिए फ्लो हो रही है, ये अंदर से निकल के यहाँ से बाहर तरफ आ रहा है। तो अगर करंट की मैं डायरेक्शन की बात करूँ, इस हिसाब से अगर ऐसे फ्लो हो रही है कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस तरीके से देखिए फ्लो हो रही है, यूँ। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से विजुअलाइजेशन करना है तो देखिए मैं अपना कड़ा निकाल देता हूँ और मैं तब आपको बताता हूँ। जैसे ये कड़ा इस तरीके से रखा हुआ है और इस तरीके से ये ऐसे फैल रहा है, यूँ। ठीक है, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से आएगी, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फील्ड भी आएगी वो भी एक दूसरे के क्या आएगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो करंट है वो 12 एम्पियर मान लीजिए है, कितनी है, 12 एम्पियर की यहाँ पर करंट हो गई। अब देखिए दो आपके पास कॉइल हो गए। इमेजिनेशन आप ऐसे कर लीजिए कि उस तरीके से कॉइल रखी गई है। टू कंसेंट्रिक कॉइल का मतलब ही यही होता है, कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है उनके जो सेंटर होंगे वो एक ही जगह पर होंगे, और चूंकि परपेंडिकुलर कह रहा है तो फिर यही डायग्राम बनेगा। तो इसमें कुछ अलग बात नहीं है। तो अगर हमें नेट निकालना है तो पहले हमें B1 और B2 को अलग से निकाल लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले B1 की। म्यू नॉट आई अपॉन, अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2R इसका फार्मूला होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। करंट की जो वैल्यू है पहले वाले केस में I1 मान ले लीजिए, ये 5 आया, 2 आया, रेडियस क्वेश्चन में पाई दिया गया, देखिए पाई सेंटीमीटर है तो 10 की पावर माइनस का 2 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए ये हमारा B1 आ रहा है टेस्ला में। ठीक, इसी तरीके से हम लोग बेटा B2 निकाल लेंगे। म्यू नॉट I2 अपॉन 2R, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7
करंट यहाँ पर 12 एम्पियर है, डिवाइड बाई फिर से वैसे 2 इंटू पाई, रेडियस पाई है, सेंटीमीटर तो मीटर में कर लिया, ये देखिए ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना हो गया 24 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला हो गया, देखिए ये B2 हो गया। ठीक, अब जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इधर हमारा B2 है, इधर हमारा B1 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला क्या बनता है, B1 प्लस B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट का फार्मूला बनना चाहिए। अब ये फार्मूला के हिसाब से जरा नेट निकाल लेते हैं, बी नेट अंडर रूट के अंदर B1 स्क्वायर, B1 कितना है हमारे पास, ये देखिए, और B2 हमारे पास कितना है 24 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो 10 की पावर माइनस 5 तो बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों स्क्वायर में कॉमन लेके बाहर कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 224 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 इंटू 24 अलग से कर लेते हैं। देखिए 576 आ गया है। अब ये कितना हो जाएगा 676, 676 किसका रूट होता है बेटा, 26 का रूट होता है। कितना आंसर आ गया 26 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, थर्ड पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बट फेमस क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए वही बेसिक थ्योरी पर इस्तेमाल किया है जो इसके पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, यहाँ पर क्या होगा। दो बातें यहाँ सीखनी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहली बात कि अगर कोई स्ट्रेट वायर होता है, दो बातें यहाँ समझ लीजिए, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर के एक्सेस पर ही अगर आप फील्ड देख रहे हैं तो बेटा वो हमेशा जीरो आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर ये मैंने लाइन बोली है कि स्ट्रेट वायर के एक्सेस पर फील्ड जीरो होती है, तब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें ध्यान से, ये जो वायर है पहला हमारा फर्स्ट वायर, इसके हिसाब से फील्ड जीरो होगी क्योंकि ये जो O पॉइंट है ये इसी के एक्सेस पर है, तो इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होगी। सिमिलरली इस वायर के एक्सेस पर ये O पॉइंट, तो इसकी वजह से भी नहीं होगी। इस वायर के भी एक्सेस तो इसकी वजह से नहीं है। किसकी वजह से होगी, सिर्फ और सिर्फ इस आर्क की वजह से होगी। तो एक फार्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई आर्क होता है बेटा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये I है, और इसकी रेडियस मान लीजिए R है, तो आर्क की वजह से इसके सेंटर पर जो फील्ड आती है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा आता है। थीटा मस्ट बी रेडियन होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बस थीटा की वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा यहाँ कितना 60 डिग्री है। थीटा अगर यहाँ पर 60 डिग्री है मतलब π/3 है। ठीक है, तो बस b की वैल्यू निकाल लेना चाहिए, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है π/3 है। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो b बराबर कितना आ रहा है, म्यू नॉट I अपॉन 12 R आ रहा है। तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। यही जनरल फार्मूले हैं, इस आर्क का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ कांस्टेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ओवर अ क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट डेंसिटी आपको दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 mm डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द वायर। जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, ठीक, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मेरे हिसाब से रेडियस दी गई है, तो एरिया निकालना पड़ेगा। वो दिया गया है π3 mm का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 9 टू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर। देखिए रेडियस ही दी गई थी वायर की, तो ये रेडियस आपको दी गई है। ठीक है, ये वायर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, अच्छी बात है। और इस करंट में बेनेलिक करंट तो नहीं पता, लेकिन हाँ जे की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 200 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दी गई है। ठीक, अब इससे जो है 4 mm की दूरी पर फील्ड बतानी है। ठीक हो जाएगा। तो भैया फील्ड बताने से पहले इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर अगर मैं फील्ड का फॉर्मूला पूछूं तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। प्रॉब्लम यहाँ पर 2 पाई R कह लो या 2 पाई D कह लो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि करंट नहीं दी गई है, लेकिन करंट डेंसिटी जरूर दी गई है। तो करंट निकाल सकते क्योंकि J बराबर I अपॉन A होता है, तो I क्या हो जाएगा J इंटू A। ये 200 है और एरिया जो थी हमारे पास, ध्यान से देखें 9 इंटू पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है, तो मेरे हिसाब से 9 दूनी 18 1800 पाई
इंटू 10 की पावर -6 ये करंट आ जाएगी। अब अगर ये करंट आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2πd का फॉर्मूला सिंपल लगा लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10 की पावर -7। करंट जो है अभी हम लोगों ने निकाली है वो 1800 पाई इंटू 10 की पावर -6 है। नीचे 2π है और डिस्टेंस 4 mm का मतलब 10 की पावर -3 होता है। अब ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है कैलकुलेशन। देखिए 4π से 4π कैंसिल हो गया, यहाँ पर 900 आ गया, तो 900 पाई इंटू 10 की पावर अगर देखें ध्यान से ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 और कम कर देगा, तो -3 7 3 10 यहाँ पर हो जाएगा मुझे लगता, और 2 और कम कर दे तो 9π इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला हो जाएगा। किस ऑप्शन में ये दिया गया है बेटा? थर्ड ऑप्शन में ये बात दी गई, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अब देखिए अटैच चार्ज Q है, बराबर कितना है 2 माइक्रो कूलम है, इस मूविंग विथ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पूछेगी। बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो Q V क्रॉस B होता है, तो पहले साइड में हम लोग V क्रॉस B निकाल लेते हैं, फिर Q हम लोग निकालते रहेंगे। V क्रॉस B कैसे निकाला जाए? एक डिटरमिनेंट का सहारा लेना पड़ता है अगर वैल्यू IJK के फॉर्म में दी गई है। तो V आपको दिया गया है 2 -3 4, और B देखिए ध्यान से 3J माइनस का 2K, मतलब I का कंपोनेंट तो नहीं है लेकिन J का कंपोनेंट हमारे पास है। इसको सॉल्व अगर करें तो देखिए क्या आने वाला है यहाँ पर 6 माइनस का 12 I कैप, माइनस की बात करें तो माइनस का 4 -0 J कैप, प्लस K की बात करें तो 6 माइनस का 0 K कैप। तो मेरे हिसाब से ये माइनस का 6I प्लस का 4J एंड प्लस का 6K आ जाएगा। अब अगर V क्रॉस B आ गया है तो बेटा अब आप आराम से F निकाल सकते हैं। F क्या है? 2 माइक्रो है, और V क्रॉस B जो है -6I प्लस 4J प्लस 6K आया है। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? बोलो भैया, कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? तो हम ये कह देंगे किसमें लिखा हुआ है वैल्यू 2 माइक्रो -6 4J प्लस का 6K, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है इस ऑप्शन में ये बात दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन है जिस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह इंटर करता है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो वहां पर जो नेट फोर्स होता है वो वहां पर आपका मैग्नेटिक फोर्स और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, प्लस के बराबर होना चाहिए। इसमें बेटा बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। यहां से अगर ये वैल्यू तुम 0 करार दे रहे हो तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये 0 है तो फिर V क्रॉस B की वैल्यू -E के बराबर होनी चाहिए, या E बराबर माइनस का V क्रॉस B होना चाहिए। अब क्वेश्चन में V देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गया है, यहां पर देखिए वेलोसिटी ये है, ये देखिए ये जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में दी गई मतलब इन्वर्ट है, तो ये अगर एक्स के अलॉन्ग है तो मैंने I कैप लिख दिया, और ये देखिए डॉट है बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, तो प्लस का K कैप हो जाएगा। अब I क्रॉस के होता है माइनस का J, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का J, तो प्लस का J का मतलब ये हो गया प्लस का Y एक्सेस हो गया। इसका मतलब कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही वाई डायरेक्शन दी गई है। बढ़िया, देखिए ये सिंपल से फार्मूले F बराबर Q V क्रॉस B, और इसी के आगे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, अ सर्कुलर लूप विच इज द फॉर्म ऑफ अ मेजर आर ऑफ द सर्कल इज केप्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B is applied in the vertical direction such that the magnetic lines of the force go into the plane. If r is the radius of the circle, इस रेडियस सर्किल की जो रेडियस है वो r है, and it carries the current I in the clockwise direction, then the force on the loop क्या होगा?
सबसे पहले मेरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग वायर को आप मगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो IBL होता है। लेकिन यहाँ पर जो L होता है वो बेसिकली L इफेक्टिव वाला काम लेना पड़ता है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक की डिस्टेंस। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको L लेना है तो आपको ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और इसको बोलेंगे हम लोग L इफेक्टिव, दैट इज L। अब ये वैल्यू को हमें R के फॉर्म में लिखना है, तो सर्किल के हिसाब से अगर ये रेडियस R है और अगर ये डिस्टेंस हमें पता करना है तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 2R sin α/2, जो कि आप लोगों ने वेक्टर में जरूर पढ़ा होगा कि यहां पर ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2R sin α/2 होता है। लोग इसे सॉल्व करने के लिए कई तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे अगर ये R है ये R है तो अगर हमें ये डिस्टेंस अगर बेसिकली पता करनी है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा का जस्ट आधा, तो देखो ये α/2 हो जाएगा। अब अगर ये डिस्टेंस क्या होगी तो ध्यान से अगर देखिए तो ये थीटा के सामने वाला है तो ये R sin α/2 और सिमिलरली ये भी जो होता है R sin α/2, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2R sin α/2 हो जाता है। लेकिन ये वैल्यू याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और अगर ये वैल्यू याद है तो क्वेश्चन कुछ बचा नहीं। IBL कितना है 2R sin α/2, मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो 2BIR sin α/2। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू टेंजेंट गैल्वेनोमीटर गैल्वेनो कॉइल ऑफ द सेम रेडियस कनेक्टेड इन सीरीज में है, मतलब दोनों में करंट सेम होगी। द करंट फ्लोइंग प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री 55 डिग्री, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे। तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो बेटा tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्न के रेशियो अगर आपको निकालने हैं, सिंपल सा tan 60 अपॉन tan 45 कर दे। tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 1 होता है, तो जो रेशियो आने वाला है बेटा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। अगला देखेंगे, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक 6.6 रिवोल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस इन एन अबाउट रेडियस ये है, तो इक्विवेलेंट करंट क्या होगा। क्वेश्चन के हिसाब से हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन मेक्स इतने रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज की, ये फ्रीक्वेंसी दी गई, क्योंकि रिवोल्यूशन पर सेकेंड एक सेकेंड में लगाया गया चक्कर जो होते हैं, एक सेकेंड में लगाया गया जो आपका रिवोल्यूशन है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कहलाता है। करंट जो होता है ऐसे सिचुएशन में टाइम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, बट 1/T जो है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात हो रही है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 6.6 × 10⁻15 मल्टीप्लाई कराएंगे तो अप्रॉक्स में 1 × 10⁻³ आएगा, जिससे हम लोग 1 मिली एम्पेयर भी कह सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग यही आता है, बेसिकली 10 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 1 मिली एम्पेयर आएगा सोल्व करने पर। सेकंड ऑप्शन सही होगा। ज़्यादा और बिल्कुल उससे करना है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6.6 अब करते भी हैं आप, तो जो वैल्यू आने वाली है वो 10.56 आ जाती है। देखिए ध्यान से 10.56, और ये करेंगे तो माइनस का 4, एक और आ गया 1.056 × 10⁻³ तो ये अप्रॉक्स में 1 ही तो है, इसलिए 1 मिली एम्पेयर मैंने बोला था। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। रेडियस का कोई खास रोल नहीं है यहाँ पर, हाई बराबर Q/T का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने में जितना भयंकर लग रहा है उतना है नहीं। सर्किट तो बहुत ज़्यादा बनी है, हो सकता है कि जो डायग्राम आपको सामने दिख रहा है वो साफ ना दिख रहा हो, तो इसलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ। डायग्राम अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो डायग्राम आपका है ये आपको याद दिला देगा व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, अभी कैसे याद दिलाएगा देखेंगे, आप ये भी देखेंगे ध्यान से। ये देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो, लेकिन आप धैर्यपूर्वक जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे तो हो जाएगा भैया। इस क्वेश्चन में आपसे हर तरीके की चीज़ें पूछ ली गई हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज है सीरीज पैरेलल का ये क्वेश्चन। इसमें आपसे सीरीज पैरेलल हर तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पर लगा दिया है।
ठीक, ये कुछ ऐसे गया है, ये कुछ ऐसे गया है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन को बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 0.5 है, ये 0.5 है। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है 3366 है, 3366, ये पूरी 999 है। ठीक है, अब अगर पूछा गया कि अगर मैं इसको बंद कर दूं तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ पर होगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये देखिए सीरीज में और ये भी सीरीज में है। ठीक है, तो डायग्राम देखिए ध्यान से, ये हमारा 3 ओम हो गया, 111 3 ओम, ये कितना हो गया 1 ओम हो गया, 0.5 1 ओम होता है। ये देखिए, यहाँ थोड़ा बात करते हैं, देखिए शॉर्ट में करूँगा, जरा ध्यान समझिएगा। ये देखिए 6 और 6 पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट जो होगा तो 6/2 बोले तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 3 हो गया कितने 9 ओम। ठीक, अब ये देखिए ध्यान से, ये जो अरेंजमेंट है, ये इस अरेंजमेंट के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल आपका ए है, तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर अगर बी है तो देखिए यहाँ पर भी बी होगा। और ध्यान से देखिए तो तीनों जो हैं वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर है, इसका मतलब ये तीनों जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि सभी सेम है, 9/3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 ओम आ रहा, ये देखिए ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको थोड़ा सा हल्का लग रहा होगा क्वेश्चन, अगर आप इसे बंद कर भी देंगे तो ये कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, आप इसके रेशियो देखिए क्या आ रहा है, 3:1 = 9/3 करेंगे तब भी 3:1 आ रहा है। ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, जो कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आपको पता होगा कि फिर इस 5वें वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, कोई करंट फ्लो नहीं होती। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो करंट इस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ स्विच एस इज क्लोज, करंट फ्लो थ्रू इट इज इन द डायरेक्शन, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो डायरेक्शन कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आपकी है बेटा वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डायरेक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या आ रही है, 0 आ रही है। कौन सा पार्ट सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंप्लीट क्वेश्चन था ये। देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि यही थ्योरी मैंने आपको बताई, जो भी हमने आपको बताया था। खैर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बिफोर एंड आफ्टर स्विच S1 एंड S2 आर द क्लोज इन द गिवन सर्किट। क्या होगा, देखिए सर्किट के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो इस सर्किट में जब ये ओपन है, जब ये ओपन होगा तो देखिए ये इस तरीके से ऐसे होगा, क्योंकि ओपन है। जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो ओपन ही तो है। अब आप इसके अक्रॉस अगर निकालें आर इक्विवेलेंट, तो आर 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 सब देखिए सीरीज में है, कितना हो गया 5R, सबको जोड़ दिया। लेकिन जब आप स्विच को बंद कर देंगे तो डायग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। मेरी बात समझना ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, स्विच के बंद करते ही ये डायग्राम जो है ऐसा हो गया। ठीक, ये आर है, 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 ये आर है और ये भी आर है। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक जो है एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का काम कर रहा है। अरे सर ये कैसे, अगर आप ध्यान देखें, मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं तो डायग्राम जो है आपका वो देखो ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं डायग्राम को सीधा कर दे रहा हूं, ये देखिए। ठीक, ये देखिए, ये आर, ये आर, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं, यहां करंट नहीं जाएगा। और अगर यहां करंट नहीं जाता तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक, इसको मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया। अगर मैंने इसको रफ कर दिया तो देखो ये सीरीज में हो गया। अब आर और आर कितना होता है 2R, आर और आर कितना हो गया 2R। तो देखिए ध्यान से, ये देखिए दैट इज 2R एंड 2R, आर और आर, 2R और 2R फिर से R हो जाएगा। गलत मिली गलत नहीं है, पहले कॉम्बिनेशन है, सेम है, तो 2R/2 करोगे तो फिर से R हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो डायग्राम बनेगा तो तीनों ऐसे बन जाएंगे, तो आ जाएगा 3R।
तो पहले केस में 5R आ रहा था, दूसरे केस में 3R आ रहा, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो 5:3 आ गया। कौन सा पार्ट इसका सही है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये देखिए यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अगला फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है जिसे सॉल्व करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप लोग ध्यान देखेंगे, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। रेशियो अगर बराबर है तो बीच में करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकता हूँ, 10 ओम 10 ओम, ये देखिए 10 ओम एंड 10 ओम, 10 और 10 देखिए सीरीज में हो गए। व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से ये बेकार हो गया, तो ये जो है ये सीरीज में होंगे और ये भी सीरीज में होंगे। तो ये डायग्राम जो बन गया 10 और 10 कितना हो गया 20 ओम, और ये भी कितना हो गया 20 ओम। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। हालांकि रटा होना चाहिए इसके जनरल फार्मूले, 1/2 1/10। देखिए इक्विवेलेंट कितना आ रहा है यहाँ पर 10 ओम आ रहा है। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा बेटा। ये भी व्हीटस्टोन पर ही आधारित क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन है, ABC are voltmeter of resistance 2R, 3R and 6R connected as shown in the figure. When some potential difference is applied between P and Q, तो हमें बतानी किसमें रीडिंग किसमें ज़्यादा आएगी किसमें कम आएगी, या फलाना ढिमका देखते हैं। A का जो रेजिस्टेंस है, मैं A की बात करूँ, इसका रेजिस्टेंस 2R है, और B की बात करूँ तो B का रेजिस्टेंस जो है वो 3R है, और C का जो रेजिस्टेंस है वो क्वेश्चन के हिसाब से 6R है। अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर भी देंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर मैं बता दूं तो ये आपका VA होगा, ये आपका VB होगा, ये आपका VC होगा, है। अगर आप ध्यान से समझे, अगर मैं ये पैरेलल है तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इसे इतने पोर्शन को पैरेलल है, तो 1/3R प्लस 1/6R, तो मेरे हिसाब से इनका जो R इक्विवेलेंट आ रहा है 3 दूनी 6 2R आ रहा है, मतलब डायग्राम ऐसे हो जाएगा। अब अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम आ गए तो जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ गिरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेजिस्टर सेम है, और जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा। क्योंकि इसके अक्रॉस अगर VA है तो इन ओवरऑल के अक्रॉस भी अगर VA है तो ये भी VA होगा, ये भी VA होगा। इसका मतलब तीनों वोल्टेज सेम आएंगे। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 5 ओम एंड 50 डिग्री पर है, और 100 ओम इतने पर है, 0 पे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, RT माइनस का R0 अपॉन R100 माइनस का R0 इंटू 100। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से 50 डिग्री पर 5 ओम है, मतलब T बराबर 50 डिग्री पर रेजिस्टेंस 5 ओम है, और 100 डिग्री पर रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है, और 0 पे पूछा गया है। पहले पुट करते हैं, ये 50 5 माइनस R0 6 माइनस R0 इंटू 100, 50 जोड़ी 100, ये इधर आ गया। 6 माइनस का R0, 5 दूरी 10 माइनस का 2R0, ये इधर चला जाएगा तो मेरे हिसाब से R0 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2R0 माइनस का R0, ये इधर चला गया तो R0 की वैल्यू जो आ रही है वो 4 ओम आ रही है। कौन सा पार्ट इसका एकदम सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा बेटा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ये PYQ मॉडिफाइड तो जरूर है, आप एनसीईआरटी में भी अगर आप जाएंगे तो एग्जाम्पल में सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, बस वैल्यू अलग अलग है, बट फॉर्मूले यही इस्तेमाल किए गए हैं। A cell of EMF E and internal resistance small r is connected with external resistance capital R। एक कैपिटल R एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसमें हमने एक सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, E मान लीजिए ये है, कर दिया। और हमने एक ग्राफ बनाया है V वर्सेस I का। V क्या है? इस सेल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज की अगर आप बात करते हैं V बराबर
जब लोड सेल लोड से कनेक्टेड होता है जिसमें करंट फ्लो हो रही होती है तो फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस का IR। इसे आप थोड़ा सा अगर इस फॉर्म में लिखें तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं V वर्सेस R का, तो ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन का है y बराबर mx प्लस c का, जिसमें स्लोप जो है, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, V वर्सेस I था तो सॉरी R को रिप्रेजेंट करेगा, और y एक्सिस में इंटरसेप्ट E को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं V वर्सेस I का, तो इस ग्राफ में y एक्सिस में इंटरसेप्ट ये E होगा, और अगर मैं पूछूं यहां पर वैल्यू क्या होगी तो तुम बोलोगे E बाई R होगी। अब अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहली बात इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है इस ग्राफ का। अब इस ग्राफ में इंटरनल रेजिस्टेंस कौन बताएगा, समझे ध्यान से, तो स्लोप बताएगा। कौन बताएगा, स्लोप जो है वो बताएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड। इसका स्लोप निकालोगे तो बेटा देखो ये 10 है और ये 2 है, तो स्लोप tan थीटा जो आएगा 10/2 बोले तो 5 ओम आ गया, तो पहला ही सही हो गया। इंटरनल से कितना हो गया 5। क्वेश्चन कह रहा है EMF 20 वोल्ट है, गलत है। यहाँ पर जो y एक्सिस में इंटरसेप्ट होता है तो E को दिखाता है, E यहाँ पर 10 वोल्ट होगा, ये देखिए गलत हो गया। VI ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन, भैया बना तो दिया, अब क्या करोगे। मैक्सिमम 4 एम्पियर करंट कैन बी ड्रॉन, यार मैक्सिमम करंट ड्रॉन होने के लिए I की जो वैल्यू है वो E अपॉन स्मॉल r होनी चाहिए। अब E की वैल्यू 10 है, स्मॉल r तो मैंने निकाला 5 है, तो यार ये तो 2 एम्पियर आ रही है, इसमें कह रहा है 4 एम्पियर, तो इसका तो ये भी गलत है। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सेल वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज के बारे में भी। इन द फिगर शोन इफ पावर लॉस इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 20 वाट। इस देखिए ध्यान से, अगर इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में 20 वाट खर्चा कर दिया आपने, ठीक, चलो फिर क्या पूछा है पावर लॉस इन 12 ओम क्या होगा, निकल आएगा। ये देखिए 12 और 8 जो है सीरीज में है, सीरीज में, तो 12 8 20 हो गया, ये 5 ओम कोई बैटरी से कनेक्टेड है। इसमें जो पावर लॉस हो रही है क्वेश्चन 20 वाट कह रहा है, कोई बात नहीं, वोल्टेज निकाल लेते बेटा। अगर मैं इसमें वोल्टेज निकालूं तो P बराबर V स्क्वायर बाई R का फंडा लगा सकते हैं, तो V स्क्वायर बराबर 20 इंटू R, यहाँ पर 5 है मतलब 100 हो गया, तो वोल्टेज आ गया 10 वोल्ट। इसका मतलब अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है बेटा, इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अब अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर करंट कितनी है, तो करंट V बाई R से निकालते हैं। वोल्टेज अगर यहां पर 10 है, रेजिस्टेंस 20 है, तो करंट आ गई 1/2 एम्पियर। अब ये जो 1/2 एम्पियर है बेटा, अगर मैं कहूं तो जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जाएगी, दैट इज 1/2 एम्पियर की। अब हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर लॉस बता ले जाएंगे। तो अगर देखिए ध्यान से, यहां पर पावर निकालने के लिए I स्क्वायर R लगा देता है। करंट यहां कितनी बह रही है, 1/2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस R है तो 12/4, 4 × 12, कितना आंसर आ गया, 3 वाट। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए, पावर के इन जनरल फार्मूला का इस्तेमाल हमने किया है। इसके पहले वाले केस में V स्क्वायर बाई R क्या था, और बाद में आखिरी वाले केस में I स्क्वायर R का इस्तेमाल यहां पर किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 67.5 वाट, वैल्यू ऑफ R क्या होगी। इस क्वेश्चन में टोटल पावर जो है वो 67.5 वाट दी गई, तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। चूंकि दोनों पैरेलल हैं तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 10R डिवाइड बाई 10 प्लस R, ठीक। पावर की बात अगर हम करें तो पावर होता है V स्क्वायर बाई R, तो R इक्विवेलेंट यहां लेना पड़ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट V स्क्वायर बाई P, और V की वैल्यू यहां पर 15 है, तो 15 गुणे 15, पावर जो है वो 67.5। अब यहां से आप R इक्विवेलेंट निकाल लें, ठीक है। अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए मेरे हिसाब से। ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। 15
15 चौको 60, 15 पन्ना 75, ठीक है, 15 ते 45, 3, 10/3 आ रहा है। कितना आ रहा है बोले बेटे? 10/3 आ जाएगा, ठीक है। और आर इक्वलेंट आपका जो आ रहा है वो देखिए ये आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो 30R इज इक्वल टू 30R है सॉरी इज इक्वल टू 100 प्लस 10R। ये इधर चला जाएगा तो 20R हो जाएगा, और मेरे हिसाब से R की वैल्यू 20, 25, 100, 5 ओम आ जाएगी। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा एकदम सही हो जाएगा। अगर R की वैल्यू 5 ओम है, थोड़ा चेक कर ले तो भी कर सकते हैं। तो R इक्वलेंट जो आएगा आपका बेसिकली 10 × 5/15, देखिए R इक्वलेंट 10/3 ही आ रहा है, ठीक है। और पावर अगर निकालते हैं पावर 67.5 आना चाहिए, तो V² 15 × 15 डिवाइड बाई R 10 × 3 है ना, तो 225 × 3/10, 5 ते 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, हाँ बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा बोले बेटे? फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर भी वही फंडे लगाएंगे, P = I² R और V² जो कि एनसीईआरटी के सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगर अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल कंडक्टर्स एज शोन इन द फिगर, 2 सिमिलर कंडक्टर्स आर एडेड as indicated by the dotted line, the ratio of the resistance before and after addition across A and B will be क्या होगा? तो यार ये डॉटेड लाइन खींचने से पहले ये देखिए ऐसे, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो R इक्वलेंट जो आएगा आपका 5 ओम आ गया। और जब ये डॉटेड लाइन भी साथ में लगा दी, ये देखिए ये डॉटेड लाइन को बराबर कर दे ऐसे, तो ये R, ये R, ये R, ये R, ये R और ये भी R है। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिफोर एंड, ठीक है, टू सिमिलर कनेक्टर आर एडेड इन द इंडिकेटेड बाय द डॉटेड, सिमिलर वायर थे तो फिर R ही होगा। देखिए ये सेम वैसे क्वेश्चन थोड़े देर पहले हम लोगों ने किया था। इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो ये वायर ऐसे है, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये भी R है क्वेश्चन के हिसाब से, इन दोनों सभी वायर का रेजिस्टेंस R है। तो ये कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, क्योंकि R/R और R/R का रेशियो सेम है, तो ये बेकार वाला हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, मैं रजिस्टर बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ठीक है, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R और यहाँ पर भी R है। तो ये देखिए सीरीज में है तो 2R हो गया, ये भी 2R हो गया। तो मेरे हिसाब से 2R/2R और अगेन R है ये, तो 2R और 2R फिर से मिलके कितने हो गए R, क्योंकि पैरेलल है तो 2R/2 कर दिया मैंने, तो ये कितना आ रहा है 3R। R यहाँ पर मैंने लिख दिया था बेसिकली 1 ओम है, तो R की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 3 ओम हो जाएगा। R बराबर यहाँ पर 1 ओम है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो रेशियो 5:3 अगेन आ गया। कौन सा पार्ट सही है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ लूप रूल तो नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर है इन द शेप ऑफ द सर्किल, नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेस अलोंग द वायर करंट प्रोग्रेस अलोंग द वायर, द डायरेक्शन ऑफ J, जिसे करंट डेंसिटी कहते हैं, चेंजेस इन एग्जैक्ट मैनर while the current I remain unaffected, the agent that is essentially responsible for, कि J की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है लेकिन J चेंज हो रहा है लेकिन I चेंज नहीं हो रहा है, ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं, सोर्स ऑफ EMF, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, द चार्ज जस्ट बिहाइंड अ गिवन सेगमेंट ऑफ वायर विच पुश देम जस्ट द राइट वे बाय रिपल्शन, द चार्जेस अहेड। चलिए देखते हैं सबको। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ समझाने के लिए कि अगर आप एक सर्कुलर वायर बनाते हैं, ठीक है, आप एक सर्कुलर वायर बनाया, ठीक, चलिए ठीक है, ये बहुत ही गंदा सा बना है, सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम का इस्तेमाल कर लेते हैं। वायर का अनुसार एक सिंगल है,
समझाने के लिए मैं एक थिक वायर ले लेता हूं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, देखिए ये अब इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है। ठीक, इसमें जो है आपकी करंट जो है फ्लो हो रही है। समझेंगे बात को जरा। ठीक है, देखना ध्यान से। ठीक, ये ग्रीन वाला मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये ग्रीन वाला, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये ग्रीन वाला करंट फ्लो हो रही है, ये एक वायर है ताकि आप अंदर से चीज़ को समझ सके। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सर्कुलर करंट फ्लो हो रही है तो करंट की वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले हाँ अच्छी बात है, लेकिन करंट डेंसिटी में क्यों फर्क पड़ रहा है? देखिए पहले मेरी बात समझना, करंट डेंसिटी का एक फार्मूला सिग्मा इंटू ई होता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वेरिएशन हुआ ऐसी कंडीशन पर तो जे में फर्क पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्चुएशन होगा कैसे? बेटा अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो होता क्या है, अगर वायर सीधा है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो आराम से सीधे होता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वायर बेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेजी से जाने की वजह से जहां पर कर्व होता है वहां पर वह टकराता है फिर सीधे जाता है। अगर कर्व के हिस्से पर यह टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर शुरुआत में इकट्ठा हो सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन इस कर्व पाथ पर इकट्ठा हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत समय देर तक के लिए होगा, बहुत कम समय के लिए होगा लेकिन होगा। सेम वैसे ही जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि एक पाइप लाइन है और पाइप में आपने पानी बहा दिया। पाइप अगर सीधा है तो पानी के फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पाइप को आप थोड़ा सा बेंड करते हैं तो आप पाते हैं जहां पर बेंड क्या है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी का फ्लो तो सीधे जाना चाहता है, लेकिन बेंड होने की वजह से टकरा के, जैसे नहीं कोई गाड़ी जा रही थी अच्छा बहुत तेज फ्लो में जा रही, अचानक से बेंड पड़ी तो यहां पर स्पीड थोड़ी धीमी हुई, ये टकरा के फिर ऐसे गई। तो ऐसी कंडीशन में इस बेंडिंग रीजन पर चार्ज जो है इकट्ठा हो सकता है, और अगर चार्ज इकट्ठा हो गया तो वहां पर कुछ इंड्यूस फील्ड देखने को मिलेगा, और अगर इंड्यूस फील्ड आया तो फिर जे की वैल्यू जो है पुराने के अपेक्षा बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी। और अगर जे चेंज हो गया तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस फैक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। अब चार्ज क्यों वायर के सरफेस पर इकट्ठा हो रहा है, इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि जब कोई सर्कुलर वायर या कर्व वायर होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के टाइम पर कर्व रीजन पर वहां पर टक्कर होने की वजह से कुछ समय के लिए चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और इस इकट्ठे चार्ज होने की वजह से फील्ड बढ़ती है, और फील्ड की वजह से बेटा जो है जे की वैल्यू चेंज हो जाती है। आई होप समझ में आया होगा। तो कौन सा पार्ट इसका सही होगा? सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन या फिर जो चार्ज है वायर के सरफेस पर इकट्ठा होंगे जिसकी वजह से फील्ड चेंज होगी, और अगर फील्ड चेंज होगी तो जे का फॉर्मूला जो हमने बताया सिग्मा इंटू ए, तो जे भी हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर में आपको देखने को मिलेगा। इजी क्वेश्चन है बट ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अ रेजिस्टेंस आर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज। Student choose the standard resistance as to be 100 ohm. He find the null point L1 is equal to 2.9 centimeter. He is told to attempt to improve the accuracy. Which of the following is a useful away? कह रहा भैया हुआ क्या कि एक स्टूडेंट ने मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट करने पर किया और नॉन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस को निकाला होगा। देखिए इन्होंने बेसिकली 100 ओम निकाल के दे दिया है। चूज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एज टू बी 100 ओम। तो नल पॉइंट जो है वो 2.9 सेंटीमीटर पर आया है, और अपनी एक्यूरेसी को सही करने के लिए क्या कर सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले लिखा है ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली। अच्छा, ही शुड चेंज S टू 1000 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। तीसरा है ही शुड चेंज S टू 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ही शुड गिव अप होप ऑफ ए मोर एक्यूरेट मेजरमेंट विद अ मीटर ब्रिज। अब कुछ रिलेट तो नहीं हो रही है लेकिन आप थोड़ा समझना है। मीटर ब्रिज के केस में मैं आपको बताता हूं बात। देखो पहली बात,
मीटर ब्रिज के केस में फर्स्ट बात यह है कि पहले बात हमेशा ध्यान रखिए, मीटर ब्रिज के केस में ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, जरा ध्यान रखिएगा। अगर नल पॉइंट जैसे ये मैंने मीटर ब्रिज बनाया, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये मीटर ब्रिज है, जस्ट इमेजिन, एक्सपेरिमेंटल स्किल का क्वेश्चन है ये, जो कि आपको एग्जाम्पलर में भी शायद देखने को मिल जाएगा। ये मीटर ब्रिज है, समझना बात को, ठीक। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, जरा समझिएगा। ये इसका वायर हो गया, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस एस लगा देते हैं, ये आर होता है। ये बी पॉइंट से ये गैल्वेनोमीटर को टच करते हुए जॉकी की मदद से यहां पर हम लोग नल पॉइंट पता करते हैं। ये L1 होता है, ये 100 माइनस का L1 होता है, ठीक, ओके। अब एक बात बड़ा ध्यान समझना, अगर नल पॉइंट मतलब ये डी पॉइंट ये ए के बहुत पास है, देखिए वैल्यू आ रही है यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से 2.9 सेंटीमीटर। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर नल पॉइंट ए के बहुत पास आ जाए तो वहां पर एरर होने की चांसेस बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है कि अगर लेंथ तुम्हारी 2.9 सेंटीमीटर है तो इसमें पॉसिबल एरर 0.1 हो सकती है, कि इतनी एरर तो कम से कम इतनी एरर तो करेगा कि 2.9 सेंटीमीटर तो 0.1 की एरर। परसेंटेज में अगर जाए, परसेंटेज एरर देखें, दैट मीन्स 0.1 अपॉन 2.9 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्स में आएगा 3.5% समथिंग, लगभग आएगा, ठीक है। मतलब अगर नल पॉइंट की वैल्यू बहुत कम है तो परसेंटेज एरर 3% हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन में एरर ना आए, मीटर ब्रिज में एरर ना आए, तो जो उसकी नल पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना, वो 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के या 60 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने एक एवरेज वैल्यू 50 सेंटीमीटर ली, L1 50 प्लस माइनस 0.1। इस केस में अगर आप परसेंटेज एरर निकालें इंटू 100 तो 0.2% आ रहा। अब उसकी तुलना में ये कम आ रहा, मतलब नल पॉइंट ए से दूर होना चाहिए और बी से भी दूर हो, ए सी यहां पर होता है, सी से भी दूर हो, मतलब 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। अगर 40 से 60 के बीच में नल पॉइंट है तो उसमें एरर नहीं होती है, ठीक, एरर कम होती है, परसेंटेज उसकी कम होती है। और अगर नल पॉइंट 2.9 सेंटीमीटर बहुत कम है तो फिर वहां पर एरर होने की चांसेस है। तो इसका मतलब 2.9 सेंटीमीटर की रीडिंग सही नहीं देगा। अब समस्या ये कि सर अगर ऐसा आ गया तो करना क्या चाहिए, हमें इसको चेंज कैसे करना चाहिए, तो उसको चेंज करने का तरीका क्या है, मेरी बात समझना। अब क्वेश्चन के हिसाब से 100 ओम आया है, उन्होंने चूज किया, जो अननोन वायर है इसका 100 ओम आ रहा है। तो जरा देखिए आर की वैल्यू क्या आ रही है, पहले मैं समझना। तो आर अपॉन ये जो लेंथ आई थी ये 2.9 आई थिंक दी कितना 2.9 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, ये 2.9 है, एस 100 है, डिवाइड बाई 100 माइनस का 2.9, तो आर की जो वैल्यू आएगी 100 इंटू 2.9 डिवाइड बाई, अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं 100 माइनस का 2.9, तो भाई साहब ये है 97.1, ऊपर 100 इंटू 2.9 डिवाइड बाई 97.1 करते हैं तो ये अप्रॉक्स में 3 ओम आ रहा। कितना आ रहा है, 3 ओम, ठीक कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब एक बात और तीसरी मीटर ब्रिज की, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो मीटर ब्रिज में आर एस इसका जो भी रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस है, वो लगभग सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, इस वायर के जहां पर नल पॉइंट है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, इनके ऑर्डर जो हैं आर एस पी क्यू, ये लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में एक्यूरेसी आपको मिलेगी, एरर कम मिलेगा। इसका मतलब अगर एस जो है शिफ्ट होकर के, मतलब आर की बात कर रहे हैं ना, ये आर
कितना है, 3 ओम आ रहा है। इसका मतलब अगर एस भी 3 ओम हो तो फिर ऐसा हो सकता है करेक्शन कम हो। अब एक बात कैली क्या बताई कि अगर नल पॉइंट यहां पर है तो उस नल पॉइंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में हमें परसेंटेज एरर ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात, तो फिर बढ़ा के लगभग 50 पर लेकर के आओगे, इसे चेंज करना पड़ेगा 40 से 60 के बीच में, और बढ़िया परसेंटेज एरर आपको 50 सेंटीमीटर पे कम से कम मिलेगी। और अगर ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, तो आर और एस लगभग बराबर होने चाहिए, तब उस कंडीशन में आपको एरर कम दिखेगी। तो ये बात कहा लिखी, तो देखो ये लिखा है पहले, ही शुड चेंज एस टू 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट करो। जब एस की वैल्यू 100 से हटा के तुम 3 कर दोगे, तब उस कंडीशन में आर जो है आपका वो बिल्कुल सही एक्यूरेट बन के निकल के आएगा। उस कंडीशन में आपको एरर की मात्रा कम मिलेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसका तीसरा पार्ट क्यों है, क्योंकि जब हम एस को 100 से 3 पर लेकर के आएंगे तो आर और एस लगभग बराबर हो जाएंगे, और उस कंडीशन में आपको एरर की मात्रा कम मिलेगी, एरर कम होगा और एक्सपेरिमेंट सही होगा। इसलिए कौन सा पार्ट इसका सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट जो है कम से कम नहीं होना चाहिए, उसकी रेंज 40 से 60 होना चाहिए, और दूसरी एक्यूरेसी के लिए आर एस पी क्यू लगभग बराबर होने चाहिए, तब आप सही अरेंजमेंट और सही वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की दे सकते हैं। इसके लिए बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था। किरचॉफ जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी वेक्टर, गलत। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल सही। तो किरचॉफ जंक्शन रूल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, रटा होना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखिए देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रो ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर एंड मेटल इज सिग्निफाइड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिव सेमीकंडक्टर की बात करें, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हो, बड़ा ध्यान रखना। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद टेम्परेचर टी, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन कैन नॉट डिपेंड ऑन टी, लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी फंक्शन ऑफ टी, मास ऑफ कैरियर्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रो ऑफ सेमीकंडक्टर, वो बेटा इस बात पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हैं। मेरी बात समझिएगा, रेजिस्टिविटी रो बराबर m अपॉन एन ई टाउ होता है, ठीक। मेटल के केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ते, लेकिन मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम होती है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड जो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के जो एटम बनाए जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, और अगर कोवलेंट ब्रेक होने लगेंगे तो नंबर डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ने लगेगी, तो रेजिस्टिविटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर डिपेंडेंसी अगर देखनी है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद द टेम्परेचर टी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हां, अगर आप ये देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन कैन नॉट डिपेंड ऑन द टी, हां डिपेंड तो करता है, लेकिन सही वेरिएशन कौन देगा, ये देगा, ठीक है। डिपेंड तो करेगा लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, पहला वाला करता है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद टेम्परेचर टी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोले बेटे, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 अब देखते हैं। पहले के क्वेश्चन आपको अक्षय सर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, और कुछ खास चीजें बता दें, जैसे जो इसमें आपको काम में आएगा। जैसे मान लो ये PQRS है और ये वायर, तो अगर QR की वैल्यू RS से बड़ी होती है तो करंट B to D बहती है ऊपर से नीचे, अगर छोटी है तो ऊपर बहती है, अगर बराबर है तो नहीं बहती है। अब इस नॉलेज के इन्फ्लुएंस में
हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला ऑप्शन ये है कि ये डी न्यूट्रल पॉइंट है, तो कैन हैव अदर न्यूट्रल पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट एक ही मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट एक ही मिलेगा। और व्हेन द जॉकी कनेक्ट टू ए पॉइंट वायर लेफ्ट टू डी, तो जब लेफ्ट टू डी जाएगी तो मेरे पास देखो, सपोज यहाँ पे ये R है, ये S है, ये R है, ये S है, और इधर X है और इधर Y है। तो अगर ये लेफ्ट जाएगा तो X कम होगा और Y बढ़ेगा, तो SR की वैल्यू कम हो जाएगी, तो करंट हमारी फिर D टू B जाएगी। और तीसरे ऑप्शन में अगर ये राइट की ओर लगा देंगे तो ये बढ़ जाएगा और RY घट जाएगा, तो ये B टू D जाएगी। और जब R को इंक्रीज करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट, जब R को इंक्रीज करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट लेफ्ट की ओर नहीं शिफ्ट करेगा, राइट की ओर करेगा। ये दो तो पक्के पक्के गलत हैं और ये दो सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लोज टू बी फ्रॉम दी वायर, तो ये कुछ इनसस्पिशियस लग रहा है। तो मोस्ट सही लैंग्वेज वाला ऑप्शन हम लोग थर्ड मान करके चलते हैं। वैसे ये फंडा आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 26वां क्वेश्चन है ये। अगर किसी वायर की लेंथ और एरिया दोनों डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस होता है रो L बाई A, और अगर आप दोनों को डबल कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये रिमेन सेम रहेगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, वही रहेगा। ट्वेंटी 27 वाला देखिए, ये इस फॉर्मूले पर है, एनसीईआरटी के सेकेंड ईयर की पेज नंबर 84 पे। थ्रू ए सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो किस डिवाइस में किस चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, ये एक नॉलेजल वाला क्वेश्चन है। अगर मेटल वायर है तो उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स। और अगर सेमीकंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आयंस होते हैं, एंड सो ऑन। तो इसमें सेमीकंडक्टर में पूछा है तो सेकंड वाला आंसर होगा। और ये वोल्टेज और आई के बीच में ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 28 में n rows containing m cells in series are joined in parallel। तो पहले इसका हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। तो मेरे पास इस तरीके से सेल्स हैं और एक रो में m सेल्स हैं, और ऐसी नंबर ऑफ रोज मेरे पास इस तरीके से n है। तो ये मेरे पास बैटरी बन गई, यानी कुल सेल mn है। मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का। ये इफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 24,
तो Mn बराबर 24 है और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 है। तो यहां पर एक कंडीशन होती है बच्चा कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम करंट है तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो अगर ये बराबर है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे पास 3 ओम का है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 इंटू एम होगा, क्योंकि ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 0.5 एम की n रोज हैं, तो इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो 0.5 एम अपॉन n, तो m बाई n बराबर 6 हो गया। तो यानी m बराबर 6n है। अब हम यहाँ पे 6n रख देंगे। 6n इंटू n बराबर 24, तो n स्क्वायर बराबर 4 और n बराबर 2 है। तो m जाहिर है फिर 12 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैक्सिमम करंट ड्रॉ करनी है तो इस बैटरी का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। और जब भी क्वेश्चन आया है इसी फंडे पर आया है बार बार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इक्विवेलेंट निकालने का फंडा दिया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू द मीन। नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हैं तो फॉर्मूला मुझे मालूम है, R बराबर R1 प्लस R2 से लेकर के Rn तक चलता है। तो इक्वल टू मीन नहीं है, लेस देन नहीं है, ये फोर्थ वाला आंसर है। इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता था। सब लोग देख के ही बता देंगे, इवन 10th क्लास के स्टूडेंट भी बता देंगे, ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी। अब यहां पर ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर n of identical cells having internal resistance R each which are connected in series। तो ये बैटरी है और इसमें बहुत सारे सेल हैं और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल है r है, और ये ऐसे n सेल्स हैं। टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट कर दी गई, मतलब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया। तो विच ऑफ द ग्राफ शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एन। यानी ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं। तो करंट निकालते हैं। करंट बराबर हो जाएगी, किरचॉफ्स लॉ से निकाल लीजिए, एन ई अपॉन एन आर। तो एन से एन तो कट गया। तो करंट हमेशा E बाई स्मॉल आर ही रहेगी, आप चाहे जितने नंबर ऑफ सेल्स जोड़ दें, तो करंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो देयरफॉर ये आंसर सेकंड वाला हमारा सही है। ये Q और T के बीच का ग्राफ है और I बराबर dQ अपॉन dt होता है, यानी ग्राफ का स्लोप होता है। और आपको चाहिए करंट 4 सेकंड पे, तो इसकी टेंजेंट यहाँ पे पैरेलल है, तो स्लोप 0 है, यानी रेजिस्टेंस 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू ए ट्यूब डायमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट करंट। तो करंट होती है Q अपॉन T। तो Q निकाल लीजिए। 20,000 है,
20,000 और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और इतना चार्ज पास हो रहा है पर मिनट, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, टोटल चार्ज से मतलब है। तो एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए और यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3.2/3, ये आ गया और -19 है प्लस 3 है, तो 10⁻⁻16। तो सेकेंड वाला आंसर इसका ठीक रहेगा, 33 का आंसर सेकेंड होगा। इन मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज, तो मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स, ये जो n लिखा हुआ है चार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट टाइम, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो बेसिकली इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये टाउ डिक्रीज कर जाता है ये, और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर m तो कुछ नहीं है, मास है, मास थोड़ी ना बदलेगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये टाउ के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस कैसे आ जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का। देखिए R बराबर होता है रो L/A, और ये रो की वैल्यू आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उससे निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है देखिए, एक होती है I/ANE और दूसरी होती है E/m इंटू टाउ, ये है। ये फॉर्मूला मैंने ड्राउट्स लॉ से और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन से निकाल लिया। अब मैं यहां पर E की जगह, I है, ये ANE है, E/m है और इलेक्ट्रिक फील्ड को V/L लिख देता हूं और ये टाउ हो गया। अब देखिए m ऊपर चला गया, और नीचे आ गया ANE² टाउ और बराबर है V/I, साथ में इधर ये L भी आएगा, V/I R होता है तो रो L/A आ गया। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो रो की वैल्यू है m/A L/A तो चला गया, m/NE² टाउ। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का मास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर की तरह फैसिलिटी नहीं है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने हैं। ये टाउ कम हो जाता है, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो गुड क्वेश्चंस, और ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा भी था इसमें, तो इससे हम देख सकते हैं। When no current is flowing through a conductor, जब किसी चालक में कोई धारा नहीं होती है, तो all free electrons are moving in such a way so that its average speed is 0. All free electrons in conductor are in rest
एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ऑल ऑफ दीज। तो ये बहुत ही सोचने का हमारे पास है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करते हैं, वो सब रेस्ट में कभी नहीं रहते हैं, करंट फ्लो कर रही हो चाहे ना कर रही हो। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत है। और बेटा एवरेज स्पीड कभी जीरो हो नहीं सकती है, क्योंकि स्पीड हमेशा एक डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, स्केलर है। तो ये एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, जैसे इधर गया इधर गया। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होती है। एवरेज स्पीड जीरो तभी हो सकती है जब पार्टिकल चले ही ना। तो फर्स्ट वाला भी गलत है। अब जब दो गलत हैं तो ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, बस थर्ड वाला सही है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो का मतलब भी बता दें, जैसे आप इसमें कोई भी वॉल्यूम ले लें तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से एंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से निकल भी जाएंगे। तो नो फ्लो ऑफ नेट चार्ज होता है, दैट्स वाई करंट जीरो होती है। अब ये मैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चंस हैं। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास m, मास 200 ग्राम and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? तो यहां पर ये जो वायर है, ये अब मैग्नेटिज्म 3D है, ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरफ है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? IBL साइन थीटा लगाते हैं, तो B इधर हो गया, I इधर हो गया, तो फोर्स ऊपर लगेगा। तो जो इस पे फोर्स लगेगा IBL, वो IBL ऊपर लगेगा एंड इट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय इट वेट mg। तो I 2 एम्पियर की है, मैग्नेटिक फील्ड B है और लेंथ मेरे पास 1.5 मीटर है। साइन 90 जीरो है क्योंकि थीटा 90 आ गया है, करंट इधर है, फील्ड इधर है, और मास है 200 ग्राम। तो 200 अपॉन 1000 किलोग्राम में बदल लिया और इसको मैंने जी की जगह 10 रख दिया। 9.8 लेना है तो भी 10 ही रखेंगे। अब कैलकुलेट करते हैं, ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो कट गए और ये दो से दो कट गया, तो B बराबर आ गया, एक ये 10 से 10 भी कट गया, तो B बराबर आ गया 1 अपॉन 1.5 यानी 10/15 यानी 2/3। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.666 आ रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका ले लेंगे, ये नियरेस्ट है। उन्होंने शायद G.9.8 लेके किया है, हाँ सॉल्यूशन में 9.8 लेके किया है, बट वहाँ पे आप 10 लेके ही करिए क्योंकि 9.8 ट्रबल करता है। और नियरेस्ट वाला आंसर दे दीजिए। ये फार्मूला है, शायद एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल है। ये तो एनसीईआरटी का पक्का क्वेश्चन ही है। कहते हैं कि एक एलिमेंट है डेल्टा एल बराबर डेल्टा एक्स आई, ये एलिमेंट है बेटा, और इसमें करंट इधर फ्लो कर रही है and carries a large current 10 ampere. What is the magnitude of magnetic field on y-axis at a distance of 0.5 meter? डेल्टा x बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये रेयर एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r का क्यूब।
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रख दिया मैंने 10⁻⁻⁷। आर वेक्टर ये है, तो आर वेक्टर इज 0.5 जे है। और आई डीएल कितना है, आई और डीएल है, ये डेल्टा एक्स ही डीएल है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 0.01 मीटर में बदल लिया 1/100 और इंटू आई कैप। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आई कैप आएगा ये। तो 10⁻⁻7 आई डीएल क्रॉस आर, तो आई डीएल है 0.1 आई और आर है 0.5 जे, तो ये आ जाएगा 0.05 आई क्रॉस जे यानी के। तो 0.05 इंटू के और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब, तो 0.5 का क्यूब, मॉड ऑफ आर तो यही है भाई 0.5 मीटर है। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो 10⁻⁻7 ये है 10⁻⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 और 0.5 का क्यूब, तो 0.5 का क्यूब कितना होगा 125 इंटू 10⁻⁻3 आ गया। अब इसको सबको सही कर लेंगे, ये -9, ये 10⁻⁻6 आ रहा है और ये 5/125 है, तो ये 1/25 आ रहा है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/25 क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसे 100 बढ़ा लिया और यहाँ पे -2 बढ़ा लिया, तो 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी का ये सॉल्व एग्जाम्पल था, मुझे याद है, और ये देखिए वही इसकी चिप भी लगाई है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 38 में एम्पियर सर्कुलर लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्कुलर लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दी बायो-सेवर्ट लॉ। तो ये सही है और ये भी सही है, इसीलिए ये रीजन भी है, आप बायो-सेवर्ट लॉ से ही निकालते हैं एम्पियर्स लॉ। तो वी विल गो विद आंसर फर्स्ट, दोनों सही हैं और रीजन भी है उसका। भाई जब आप एक चीज से दूसरे को डिराइव कर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंट थोड़ी ना हुआ, वो तो उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि वो तो थ्योरी का पार्ट है। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 2i + 3j subjected to a magnetic field of 4k, then its path will change. Speed does not change. Path must be circular and momentum is constant. अब मिलाते हैं, देखो ये वेलोसिटी है xy प्लेन में, अगर हम ऐसे मान लें एक डायरेक्शन में ग्राउंड पर x है, दूसरे में y है, तो ये वेलोसिटी इस तरफ है, कहीं xy प्लेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो अगर फील्ड ना होती तो ये स्ट्रेट लाइन पे चलता, और फील्ड है तो ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। तो पाथ विल चेंज, सही है, और स्पीड नहीं बदलेगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में कभी भी स्पीड नहीं बदलती है। मैग्नेटिक फोर्स की पावर 0 होती है। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस B और पावर होती है FP = F.V। तो इसको V के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0 आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की पावर 0 होती है, तो ये कोई वर्क नहीं करता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, और पाथ इसका सर्कुलर होगा। मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये गलत है, क्योंकि
मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड नहीं बदलेगी, लेकिन सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलती ही है। इसलिए इसके तीनों, तीसरा वाला आंसर सही है, ए बी सी। 39 का आंसर है ए बी सी। चलिए, ये सीधा सीधा ग्राफ है। एक सॉलिड सिलेंडर है और करंट और बीच में ग्राफ खींचा है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये हालो होता तो हालो का ग्राफ ऐसा होता है, और चूंकि ये सॉलिड है तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ आपको याद करने चाहिए सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द precaution in measurement of resistance of galvanometer by half deflection method? तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड मैंने कल आपको बताया भी था रैपिड फायर में। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो देख लीजिएगा। रैपिड फायर तो हो चुका है, बट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में EMF of the battery should be constant. ये while taking the reading, use as high value of R as practically possible. Adjust R such that the deflection in galvanometer is of odd division. The current in the circuit should be put very small values. तो अब हम इनके रीजन भी बता दें, ऐसे ये आंसर नहीं बताएंगे। देखिए, जो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है और आप रीडिंग नोट कर रहे हैं, तो ये ई कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज रीडिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगी। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई वैल्यू लेके, और अचानक बैटरी गर्म हो जाए या ठंडी हो जाए तो करंट की वैल्यू बदल जाए, तो आपकी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो दैट मस्ट बी कांस्टेंट। और ये जो रेजिस्टेंस लगाते हैं ये ज्यादा होना चाहिए कि करंट कम से कम जाए। करंट हम कम से कम क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि करंट करती है रेजिस्टेंसेस में हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट से उनके टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाते हैं, तो फिर फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा ना हो तो करंट मस्ट बी लेस। और दोनों का रीजन एक ही है। करंट बेसिकली हम हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस में या बैटरी में वेरिएशन नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आई वांट लेस वैल्यू ऑफ करंट, एंड फॉर लेस वैल्यू ऑफ करंट वी ऐड हाई रेजिस्टेंस। तो ये दोनों एक ही चीज के हैं, और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 1, 3, 5, 7 के टर्म में आए। वो इवन में भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। यही पूछा क्या है, विच इज नॉट द प्रिकॉशन। तो ये कोई प्रिकॉशन नहीं है। इन तीन चीजों के प्रिकॉशन हमें रखने चाहिए। करंट I एम्पियर फ्लोज इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ वायर हुज रेडियस इज R, मैग्नेटिक इंडक्शन B एट सेंटर। तो यहां पर निकाल लीजिए, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू करंट अपॉन रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ टर्न्स हो तो मल्टीप्लाई कर दो, और ये जितना एंगल बन रहा है बदल दो, तो ये एंगल हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो अब मेरे पास क्या करंट आया, खाली पाई से पाई कट गया, फील्ड आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8R। तो ये चौथा वाला केस आ गया। ये इससे एक्सिस वाले से फॉर्मूला दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा बहुत सारे पॉपुलर फार्मूले जो आप लोग क्लास में पढ़ते हैं और बड़े फ्रीक्वेंटली एग्जाम में भी यूज होते हैं, वो दिए ही नहीं गए। तो ये हम लोगों की मजबूरी है कि जब एनसीईआरटी में शो करना होता है तो लाते हैं कि इससे डिराइव हो जाएगा। ये रिंग वाला फार्मूला है, और यू कांट बिलीव कि ये सर्किल के सेंटर वाला फार्मूला एनसीईआरटी ने नहीं दिया। ठीक है, आई कांट ब्लेम एनसीईआरटी।
A circular coil has a radius r and current flowing through is I. Another circular coil B has a radius r, 2r and current 2I, current flowing through it. Then the magnetic field at the center of the circular coil are in the ratio of. तो B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर इंटू 2 पाई और इंटू एन अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो। तो हमारे पास BA कितनी होगी? तो करंट रेडियस R है और करंट I है, तो ये सब चीजें और नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों में एक ही हैं। तो इसमें करंट I है और रेडियस R है और दूसरे में रेडियस 2r है और करंट 2I है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, यानी रेशियो 1:1 आएगा 43 का। The magnetic field at the center of coil of n turns bent in the form of a square of side 2L. Electric carrying electric current I is. तो मेरे पास ये एक स्क्वायर है और लंबाई इसकी 2L है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो निकालते हैं। ये ऐसे करंट जा रही है, तो देखिए हमारे पास सभी वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 4 वायर मान लीजिए, एक वायर AB, एक BC, एक CD और एक DA, सबकी वजह से करंट सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। क्यों? पहले एक की वजह से निकालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये मिलाओ, ये दोनों एंगल 45 के होंगे और अपना फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस इसकी आधी है क्योंकि ये सेंटर है, तो L इंटू साइन थी अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो ये एक वायर की वजह से होगी और करंट यहां पे इनवर्ड होगी। अब अगर बेटा आप दूसरे किसी वायर की वजह से फील्ड निकालोगे तो भी ये परपेंडिकुलर भी रहेगा, वो एंगल भी वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे स्क्वायर के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और चूंकि इसमें n टर्म्स हैं तो हम n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब भाई क्या बना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो ये 4 से 4 तो कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन पाई L बचा, ये म्यू नॉट अपॉन पाई L बचा, ठीक। और ये साइन 45 और साइन 45 है, आई भी लिख लो, तो म्यू नॉट लिख लिया, पाई लिख दिया, L लिख दिया, आई लिख दिया, ये n भी लिख दो, और ये 1/√2 1/√2 है, तो 2/√2 हो गया, तो मेरे पास ये √2 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है 44 का। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन था। A and B are two concentric circular conductors of center O and carrying current I1 and I2 as shown in figure. दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जैसा कि हमें दिख रहा है, और दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। इफ द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 1:2, तो हमारे पास R1 अपॉन R2 बराबर 1 और 2 दिया है। रेशियो ऑफ द फ्लक्स डेंसिटीज, फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं।
ओ ड्यू टू ए एंड बी इज 1:3 है, तो यानी इसकी वजह से जो फील्ड है और जो इसकी वजह से फील्ड है वो 1:3 है। तो B1/B2 बराबर क्या होगा? अभी फॉर्मूला कई बार देख चुके हैं। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर फील्ड होती है μ0/4πI/r इंटू 2π। तो रेशियो क्या होगा? I1/I2 और R2/R1 ये। तो B1/B2 1:3 है, I1/I2 तुम्हें निकालना है, और कहा गया है कि R1/R2 1 है, तो यहां पे 2 आ जाएगा। तो I1/I2 कितना आया? 1/6 आ गया। तो 1/6 आंसर है। हाँ है, पहला वाला है। तो ये था आपका पेपर जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैसा हुआ बताइएगा कमेंट करके। पेपर सिंपल था, हमारे पोर्शन के क्वेश्चन तो काफी अच्छे भी थे।